अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मेरी एक वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी सीरीज है, पूरी प्लेलिस्ट है, उसका एपिसोड नंबर 8 है। इसके पहले के जो वीडियोस हैं उनमें हमने बात की कि यूरोप में और जापान में, पैसिफिक रीजन में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले क्या हो रहा था। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पोलैंड के इन्वेजन के बारे में। 1 सितंबर साल 1939 का वो दिन था जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया। उसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया और शुरुआत हो गई दुनिया के सबसे बड़े महासंग्राम की। कहानी शुरू होती है साल 1933 में। ये महीना है जनवरी का। ये महीना जर्मनी के इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है क्योंकि जनवरी 1933 में हिटलर की सरकार पावर में आ गई थी। हिटलर इस बात को जानता था कि अभी जर्मनी की मिलिट्री वाले लेवल से उनकी हालत अच्छी नहीं है। उनको अपनी मिलिट्री को इंप्रूव करना है, रीआर्मामेंट करना है, अपनी आर्मी के साइज को बढ़ाना है, लुफ्टवाफे नेवी को अच्छा डेवलप करना है। इसीलिए वो जानता था कि तुरंत वो किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ सकता। इसलिए उसका जो इनिशियल प्लान था वो ये था कि अपने जो आसपास के जो देश हैं उनसे अच्छे संबंध बना के रखे जाएं। इसीलिए अगले ही साल 1934 में जनवरी के महीने में जर्मनी ने साइन कर लिया पोलैंड के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट, यानी एक ऐसा समझौता साइन कर लिया जिसमें उन्होंने कह दिया पोलैंड को कि हम और तुम आपस में आने वाले 10 सालों तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे बीच में होंगी उनको हम बातचीत से सुलझाएंगे, एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। ये उन्होंने साइन किया, इस पे प्रॉपर उन्होंने नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया और इस वजह से पोलैंड को लगा कि चलो ठीक है, जर्मन थ्रेट जो है वो थोड़ा सा पीछे हो गया, अब हमको जर्मनी से खतरा नहीं है। बट सब जानते हैं कि हिटलर के मन में कुछ और था। इनिशियली उसका प्लान था कि सारे लोगों को शांत रखना है, बट उसके साथ साथ हिटलर ने मास आर्मामेंट का प्रोग्राम शुरू कर दिया। मतलब अपने कंट्री में बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलप करवाई, मिलिट्री को इंप्रूव किया, इक्विप किया मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। उसके अलावा वहां के सोल्जर्स की संख्या जो है वो बहुत बढ़ गई। उसने 1935 में जर्मनी में कॉन्स्क्रिप्शन ले आया। मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, अगर आप एबल बॉडीड हैं, आप फिजिकली फिट हैं, तो आपको वेयरमार्क में, उनकी आर्म फोर्सेस में सर्व करना ही है। ये एक रूल बन गया था। तो इस वजह से जर्मनी की जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इट एम्प्लॉयड, दैट इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। जर्मनी की ताकत बहुत मजबूत हो गई और ये सारी चीज होते हुए हिटलर देख रहा था, वो इन सारी चीजों का नेतृत्व कर रहा था। अगर ऐसे देखा जाए तो ऑलरेडी पोलैंड का फ्रांस के साथ ऑलरेडी पैक्ट्स थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पोलैंड अपने आप में एक रिपब्लिक, एक प्रॉपर कंट्री नहीं था। इसकी स्थापना हुई है वर्ल्ड वॉर के बाद ही। उनकी स्थापना हुई, एलाई साइड जीते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने संधि कर ली थी ये फ्रांस के साथ। और इसीलिए जब जर्मनी के साथ उनका नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ तो उस पैक्ट ने फ्रांस के साथ जो उनकी संधि थी उसको थोड़ा सा कमजोर किया, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रांस एंड जर्मनी की जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी ऑपोजिट थी, तो फ्रांस और जर्मनी का बनता नहीं था। पोलैंड से दोस्ती करने का हिटलर का एक और बहुत बड़ा मकसद ये था कि वो चाहता था कि जब अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग करके वो एकदम मजबूत बना ले जर्मनी को, उसके बाद जब उसको सोवियत रशिया पे अटैक करना हो, सोवियत रशिया को पूरी तरह कब्जा करना हो, तब उसको पोलैंड की मदद लगेगी। पोलैंड के थ्रू ही वो अपना इन्वेजन पूरा स्टेज करेगा, पूरा अटैक पूरा प्लान करेगा। इस वजह से हिटलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि पोलैंड उसके कंट्रोल में रहे। अगर सिर्फ पोलैंड की बात की जाए, लगभग 50 लाख यूक्रेनियंस थे, 30 लाख ज्यूज थे और लगभग 10 लाख जर्मन्स भी थे। तो उनका जो कंट्री था वो अपने आप में स्ट्रांग नहीं था उस जमाने में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इट्स मिलिट्री। और उनके साइड में जर्मनी बहुत तेजी से अपने आप को रिआर्म कर रहा था, लाइटनिंग स्पीड पे अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा था। तो जर्मनी जब 1939 तक का समय आया तो पोलैंड दूर दूर तक जर्मनी के कंपटीशन में था ही नहीं इन टर्म्स ऑफ इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पेपर पे पोलैंड का पैक्ट था जर्मनी के साथ। पोलैंड लोग जानते थे कि हमारे साथ इनका समझौता होकर रखा है, बट वो अंदर ही अंदर डरते भी थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि चेकोस्लोवाकिया के साथ क्या हुआ है। जर्मनी ने कैसे सुडेटन लैंड का जो रीजन था चेकोस्लोवाकिया का, उसको कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया। और जो एलाइड कंट्रीज थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जिन्होंने वादा किया था चेकोस्लोवाकिया को कि वो उनकी मदद करेंगे, उन्होंने जाके 1938 में म्यूनिख एग्रीमेंट पे साइन कर दिया और बोला कि चलो ठीक है, हिटलर को बोल दिया कि तुम जाके अपना सुडेटन लैंड वाला जो रीजन है उसको कैप्चर कर लो। ये सब होते हुए पोलिश लोग देख रहे थे, तो जानते थे कि अगर हिटलर ने उसकी तरफ नजर की, पोलैंड की तरफ, तो वो क्या करेंगे, इसलिए वो नर्वस जरूर थे। और इसीलिए मार्च 1939 का वो महीना था जब यूके और फ्रांस ने पोलैंड लोगों को आश्वासन दिया, उनको गारंटीज दी, बाद में उसका ट्रीटीज भी की कि अगर
आपकी सोवरेनिटी को, आपके इंडिपेंडेंस को कोई भी बाहरी ताकत अगर हर्ट करती है, मतलब अगर आपकी स्वतंत्रता को कोई बाकी देश आके अटैक करते हैं आपके ऊपर, तो हम आपकी मदद करेंगे। अब देखिए, अगर सच्चाई देखी जाए तो ना ब्रिटेन और ना फ्रांस, इन दोनों कंट्रीज में वो समय ताकत ही नहीं थी कि वो जर्मनी को उस टाइम रोक पाते। बट उन्होंने ये वादा इसलिए किया था पोलैंड को, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे कि उनके इन वादों से, इन ट्रीटीज, डिफेंस ट्रीटीज की वजह से हिटलर जो है वो थोड़ा घबरा जाए और पोलैंड की तरफ से अपनी नजर हटा ले। परंतु ये सब जानते थे बात कि उनके जो वादे हैं वो बहुत खोखले हैं, वो उतनी उनमें ताकत ही नहीं थी। बट फिर भी पोलैंड लोगों ने उनके इन गारंटीज को, इन बातों को मान लिया। उनको लग रहा था कि हमारे पास अब एक पावरफुल एलाइज है, हमारे पास फ्रांस, ब्रिटेन, ताकतवर कंट्रीज हैं और ये हमारी मदद के लिए आएंगे। ये बात पोलैंड लोगों ने मान ली। बट उसके बाद धीरे 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 करके टेंशन बढ़ने लग गई। अप्रैल 1939 के महीने में हिटलर ने पोलैंड के साथ जो उसका नॉन एग्रेशन पैक्ट था उसमें से उसने विड्रॉ कर लिया। कोई एक देश जिसने दूसरे देश के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया है, मतलब मैं तुम पे कभी हमला नहीं करूंगा, उससे कोई विड्रॉ कर रहा है, उससे कोई बाहर निकल रहा है, इसका क्या मतलब है? एक ही मतलब हो सकता है इसका। उसके बाद हिटलर ने विड्रॉ कर लिया जर्मनी को, जो उनका एक पैक्ट था ब्रिटेन के साथ, नेवल एक एग्रीमेंट था कि हम अपनी नेवीज को कंट्रोल में रखेंगे, उस पैक्ट से भी वो बाहर आ गया। तो जब ये सब कर रहा था हिटलर, तो पोलैंड लोग घबराने लग गए। अब पोलैंड के पास एक उम्मीद बची थी और वो उम्मीद थी सोवियत यूनियन। अगर आप यूरोप का नक्शा देखो इस टाइम का, तो आप देखेंगे कि पोलैंड के एक तरफ है जर्मनी और एक तरफ है सोवियत यूनियन। अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सोवियत यूनियन और जर्मनी, इन दोनों की जो आइडियोलॉजीज थी, जो लीडर्स थे, जोसेफ स्टालिन यहाँ पे और यहाँ पे हिटलर, इन दोनों की आइडियोलॉजीज बिल्कुल ऑपोजिट थी। ये दोनों अलग अलग विचारधारा से आते थे और एक दूसरे में बिलीव नहीं करते थे। ये चीज पोलैंड के लिए अच्छी थी, क्योंकि अगर पोलैंड लोग घबरा रहे थे कि हमारे पे हिटलर हमला करेगा, तो उनको था कि शायद सोवियत यूनियन हमारी मदद करे। तो इस वजह से पोलैंड लोग थोड़े से रिलैक्स थे कि चलो ठीक है, सोवियत यूनियन हमारी मदद करेगा। परंतु 23 अगस्त 1939 की वो तारीख थी जब एक ब्रेकिंग न्यूज दुनिया के सामने आई। और वो न्यूज क्या थी? जर्मनी, सोवियत यूनियन ने नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया है, यानी ये दोनों एक दूसरे पे कभी हमला नहीं करेंगे। जब ये न्यूज दुनिया के सामने आई, तब तो सब लोग हैरान रह गए। रिबेनट्रॉप मोलोटोव पैक्ट था ये, नाजी सोवियत पैक्ट भी कहते हैं इसको। इस पैक्ट के बाद लोग सोच रहे थे कि ये हो कैसे गया, ये दोनों कंट्रीज ऑपोजिट आइडियोलॉजीज की हैं, कैसे उन्होंने साइन कर दिया आपस में। और सबसे ज्यादा इसमें घबराए पोलैंड के लोग, क्योंकि अब वो समझ गए कि सोवियत यूनियन भी गया इस तरफ से, यहां से जर्मनी तो ऐसे भी खतरनाक लग ही रहा था। अब उनके पास बस वही बचे एलाइज, उनके फ्रांस और ब्रिटेन, जो कि अंदर से चाहते नहीं थे कि उनकी वो इस लड़ाई में पड़े। तो अब पोलैंड के पास सिर्फ घबराहट थी और कुछ भी नहीं। ये जो नाजी सोवियत पैक्ट हुआ था, दुनिया के सामने बस ये एक नॉन एग्रेशन पैक्ट था, मतलब ये दोनों आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। बट सीक्रेट इसमें एक और पैक्ट था, एक अंदर की जो बात थी वो ये थी कि इन्होंने ये प्लान किया था कि जब वो पोलैंड पे हमला करेंगे तो पोलैंड को वो लोग आधा आधा बांट लेंगे। मतलब पोलैंड के वेस्टर्न हिस्से पे पूरा इंफ्लुएंस रहेगा जर्मनी का, वो जर्मन स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस रहेगा, और उसके ईस्टर्न साइड पे रशिया, सोवियत यूनियन का कंट्रोल रहेगा। ये उसका सीक्रेट पार्ट था। इस सीक्रेट ट्रीटी का खुलासा हुआ वॉर खत्म होने के बाद 1945 में। बट उस टाइम किसी को पता नहीं था कि उन्होंने ये भी बात करके रखी है कि पोलैंड को भी लोग डिवाइड कर लेंगे। ये पैक्ट साइन हुआ था 23 अगस्त 1939 को, और हिटलर चाहता था कि वो अपना जो अटैक है, जो इन्वेजन है फुल फोर्स का, वो लॉन्च करे 3 दिन के बाद, यानी 26 अगस्त को वो अपना इन्वेजन शुरू करना चाहता था पोलैंड के ऊपर। परंतु एक लास्ट मोमेंट पे कुछ हिचकी आई, कुछ गड़बड़ हुई और इसकी वजह से रुक गया। वो प्रॉब्लम ये थी कि 25 अगस्त को हिटलर को पता चला कि मुसोलिनी, जो उनके इतने बड़े उनके साथी थे और उनके बीच में पैक्ट ऑफ स्टील साइन होकर रखा था जर्मनी और इटली के बीच में कि इन दोनों की दोस्ती एकदम अटूट है, इन्होंने कह दिया, मुसोलिनी ने कह दिया कि नहीं, हम लड़ाई शुरू होते समय, इन्वेजन जब आप शुरू करोगे तब हम आपका साथ उस टाइम नहीं देंगे। और ये बात हिटलर के लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लड़ाई के स्टार्टिंग में ही मुसोलिनी उसका साथ देंगे। तो एक तो ये बात नहीं हुई, और दूसरी बात 25 अगस्त को ही पोलैंड और यूके के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो गया। और इस पैक्ट के साइन होने के बाद हिटलर को ऐसा लगा कि यार सच में लगता है ब्रिटेन लोग सीरियस हैं पोलैंड को हेल्प करने के लिए।
तो इस वजह से भी उसने जो अपना इन्वेजन है थोड़ा सा पोस्टपोन किया। भारी मात्रा में जर्मन ट्रूप्स, जर्मन फौजी पोलिश बॉर्डर की तरफ अग्रसर हो गए। लगभग 20 लाख जर्मन फौजी, 4 लाख घोड़े, 2 लाख व्हीकल्स और 5,000 ट्रूप ट्रेन्स चल पड़ी पोलैंड के बॉर्डर की तरफ। और इस प्रकार हिटलर ने स्टेज पूरी तरह सेट कर दिया पोलैंड के इन्वेजन के लिए। परंतु अब यहां बात यह है कि जब आप किसी दूसरे कंट्री के ऊपर, जो एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसके ऊपर जब आप इतना फुल ब्लोन अटैक लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो ऐसे आप उठ के नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपनी जनता को कुछ बताना होता है, आपको कुछ उनको बोलना होता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा एक इवेंट क्रिएट करने के लिए, जनता को एक रीजन देने के लिए कि पोलैंड का इन्वेजन क्यों हुआ, इस चीज को अंजाम देने के लिए 31 अगस्त 1939 को कुछ जर्मन फौजी, जिसमें से बहुत सारे तो एक्चुअली जर्मन कैदी थे, मतलब क्रिमिनल्स थे जिनको कन्विक्ट किया गया था, उनको पोलैंड की मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनाई गई और वो लोग गए जर्मनी का एक जगह है ग्लेविस नाम की, वहां पे एक रेडियो स्टेशन है जर्मनी का, वहां पे वो पोलिश यूनिफॉर्म पहन के गए। उन्होंने वहां पे कुछ शॉट्स फायर किए, एक डमी अटैक किया झूठ मूठ का, और वहां पे उन्होंने रेडियो स्टेशन पे पोलैंड की देशभक्ति के गाने प्ले किए। तो इसका जवाब देने के लिए ऑब्वियसली जो उनकी वहां पे जो जर्मन एक्चुअल रियल मिलिट्री थी, उन्होंने इन लोग पे फायर किया। ये सब प्लान था इन लोग का ऑलरेडी। तो उस फायरिंग में जो क्रिमिनल्स थे, जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स थे, उनको मार दिया गया। और फिर उनको जो पोलैंड की उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उनको फिर जनता के सामने, मतलब मीडिया को दिखाया गया कि ये देखो, ये हमारे यहाँ पे आके अटैक कर रहे थे और हमने इनको रिपेल किया, इनको भगाया हमने। और इस इवेंट को लेके ये आगे जनता तक बात पहुंचाई गई कि ये देखिए हमारे पे हमला कर रहे हैं लोग। और इनके अपने कंट्रीज में भी, पोलैंड में अपने में भी लगभग 10 लाख जर्मन्स हैं और उन जर्मन्स पे आए दिन अत्याचार होते हैं। तो हम जो जर्मनी जो कंट्री है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि एथनिक जर्मन्स जो पोलैंड में हैं उनकी रक्षा करने के लिए हम जाएंगे। और इसलिए ये जो पूरा इन्वेजन था, इसको जनता के सामने जब लाया गया तो एज अ डिफेंसिव वॉर बोल के इसको पोर्ट्रे किया गया, मतलब हम अपने लोगों की रक्षा करने के लिए पोलैंड पे हमला कर रहे हैं। ये एक इंसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने जर्मन जनता को पूरी तरह से ट्रिगर कर दिया, उनको गुस्सा दिला दिया कि कैसे ये इतना कमजोर कंट्री है, ये कैसे हम पे ऐसे आके हमारे लोगों पे इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं और हमको आके परेशान कर रहे हैं। तो जनता का जो पूरा जो इमोशन था वो पोलैंड के अगेंस्ट हो गया जस्ट इन्वेजन के पहले। और फिर सूरज निकला उस दिन के ऊपर जिस दिन ने हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। यह दिन था 1 सितंबर 1939। सुबह 2 बजे जर्मनी के आर्मर्ड जो डिविजन्स थे वो घुस गए पोलैंड के अंदर। सुबह 4:40 पे जर्मनी की एक बैटलशिप थी जो पोलैंड के डैंजिग हार्बर पे थी एज ए गुडविल विजिट, मतलब वो लोग आराम से वहां पे अच्छे रिलेशंस में विजिट करने के लिए आए थे। बैटलशिप का नाम था शेल्सविग होल्स्टीन और इसने 4:40 पे फायर कर दिया पोलैंड के हार्बर के ऊपर। एक भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में जर्मनी की मिलिट्री पोलैंड के डिफेंसेस को चीरते हुए वहां की सरजमी पे पहुंच गई। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की। अगर देखा जाए तो पोलैंड की आर्मी भी बहुत छोटी नहीं थी। उस जमाने में पोलैंड की यूरोप में 4th लार्जेस्ट आर्मी थी। जर्मनी ने लगभग 15 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को डिप्लॉय किया था इस इन्वेजन के लिए। और यहां पे जो डिफेंडर्स थे, जो पोलिश डिफेंडर्स थे, उनकी संख्या भी लगभग 13 लाख के आसपास थी। तो देखिए बहुत अंतर नहीं है संख्या में। अगर सिर्फ आर्मी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एक्चुअली जर्मनी के पास बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं था। जर्मनी का जो वेयरमार्क था, उनकी जो आर्म फोर्सेस थी, उनका एडवांटेज था उनकी टेक्नोलॉजी में, उनके इक्विपमेंट में। उनके पास जो वेपनरी थी वो बहुत ज्यादा एडवांस थी। अब अगर इसकी बात करें तो देखिए जर्मनी ने पोलैंड के इन्वेजन के लिए लगभग 3600 आर्मर्ड व्हीकल्स डिप्लॉय किए थे। जर्मनी ने अपनी मॉडर्न एयरफोर्स लुफ्टवाफे के 2000 मॉडर्न एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए थे। और इन्होंने कितने डिप्लॉय किए थे? लगभग 900 पुराने टेक्नोलॉजी के प्लेन्स। टेक्नोलॉजी की बात ऐसी है एयरफोर्स की कि पहली चीज तो जब उन्होंने अटैक शुरू किया तो बहुत जल्दी जल्दी ही जर्मनी के एयरफोर्स ने उनके बहुत सारी एयरफोर्स को तो ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया ग्राउंड पे। अगर हवा में टेक्नोलॉजी कंपेयर की जाए तो एक जर्मनी का प्लेन आता था, पोलिश एयरफोर्स के प्लेन पे अटैक किया और निकल गया। पोलिश एयरफोर्स का प्लेन उस प्लेन को पकड़ ही नहीं पाता था। फायर तो बहुत बाद में करेगा, उसके पास वो पहुंच ही नहीं पाता था, इतना तेज उड़ते थे। जर्मनी के लुफ्टवाफे ने पोलिश एयरफोर्स के बहुत सारे प्लेन्स को तो ऐसे ग्राउंड पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस वजह से जब उन्होंने प्रॉपर सिटीज को बॉम्ब करना शुरू किया, वॉरसॉ और जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी पोलैंड की, वहां पे जब बॉम्बिंग शुरू की, एयर रेड शुरू की,
तो वहां के स्काइज जो थे वो कंप्लीटली अनडिफेंडेड थे, यानी जर्मनी के प्लेन्स आते थे, बॉम्ब्स गिरा के निकलते थे और यहाँ की जनता बस देखती रहती थी कि हो क्या रहा है, कि हमारे प्लेन्स कोई आ क्यों नहीं रहा उनको रोकने के लिए। ये स्ट्रेंथ थी उस समय जर्मन लुफ्टवाफे की। अगर आप जर्मनी का अटैक प्लान जो है उसको अगर आप मैप में देखें तो आप पाएंगे कि पोलैंड के ऊपर 3 pronged अटैक किया था जर्मनी ने, एक नॉर्थ से ऊपर से, एक सदर्न साइड से और एक वेस्टर्न साइड से। तो इसलिए जो पोलैंड की जो डिफेंडिंग फोर्सेस थी वो 3 तरफ से घिर गई थी जर्मनी से। और यही कुछ हाल जमीन पे भी था। जर्मनी के आर्मर्ड डिविजन्स ने, उनके तगड़े व्हीकल्स ने, उनके टैंक्स ने जो पोलिश डिफेंसेस थे उनको पूरी तरह उनके अगेंस्ट स्मैश किया भारी मात्रा में। और ये इतना तेजी से हो रहा था कि पोलिश डिफेंसेस, वहां की फोर्सेस समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इनको रोका जाए। और ये जो पूरी टेक्निक है, भारी मात्रा में स्ट्रॉन्ग अटैक, फास्ट अटैक, इस टेक्निक को कहा जाने लगा ब्लिट्जक्रीग। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें भारी मात्रा में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फास्ट अटैक किया जाए एनिमी के ऊपर, ताकि जल्दी से एक डिसाइसिव विक्ट्री मिले, इससे पहले कि एनिमी अपने आप को पूरी तरह समझ पाए कि हो क्या रहा है यहां पे। जितने तेजी से एडवांस कर रही थी जर्मनी की फोर्सेस, घंटों घंटों में पोलैंड की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पोलैंड की रक्षा कैसे होगी। परंतु 2 दिन के बाद, यानी 3 सितंबर साल 1939 को, पोलैंड की जनता में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। और वो इसलिए थी क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के ऊपर। यानी उन्होंने वादा किया था कि वो पोलैंड की हेल्प करेंगे, और अब जब जर्मनी ने फुल ब्लोन अटैक लॉन्च कर दिया था पोलैंड के ऊपर, तो फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा कि वो जर्मनी को रोकने के लिए और पोलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई के मैदान में उतरेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस का जो 3 सितंबर का अनाउंसमेंट था, इसके बाद क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में, एंड में, स्क्रीन के सेंटर पे भी वो वीडियो आपको मिलेगा। पोलैंड के इन्वेजन की और अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ, अगर उसकी बात की जाए कि कैसे, किस इवेंट ने इसको ट्रिगर किया, तो अब देखिए 31 अगस्त का जो इवेंट था, जब कुछ पोलिश वर्दी में जर्मन फौजियों ने अपने ही एक रेडियो स्टेशन पे डमी अटैक किया, और कैसे फिर उस इवेंट को किस तरह से चेंज करके लोगों के सामने मीडिया ने पेश किया। और ऑब्वियसली इस समय मीडिया पूरी तरह कंट्रोल थी जर्मनी की गवर्नमेंट द्वारा, तो कैसे उस इवेंट ने जनता के इमोशन को सपोर्ट करने के लिए मजबूर किया हिटलर के इस इन्वेजन को। जनता पूरी तरह रेडी हो गई थी कि हाँ, हमको पोलैंड को सबक सिखाना है। तो अब देखिए कैसे एक इवेंट को क्रिएट किया जा सकता है जनता को किसी भी तरफ इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनका समर्थन जीतने के लिए। और इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि पूरे हमारे इतिहास में जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, उन इवेंट के पहले कुछ ट्रिगर होगा, जो कुछ छोटी सी चीज होगी, कोई घटना हुई होगी जिसने इस बड़े इवेंट को जन्म दिया। वो जो इवेंट था उसको किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, किस तरह से जनता के सामने लाया जा रहा है, उस पर बहुत निर्भर करता है कि आगे आने वाला कॉन्फ्लिक्ट या आगे आने वाला इवेंट कितना बड़ा, कितना विशाल होगा। वर्ल्ड वॉर 2 एक इतना बड़ा इवेंट बन गया जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल वो ट्रिगरिंग इवेंट था जो 31 अगस्त को हुआ था। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।